2024 लोकसभा चुनाव में खुद को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एमआईएम पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एक मेगा प्लान बनाया है। क्या है ये प्लान, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओवैसी के सरदार कहे जाने वाले इम्तियाज जलील। इम्तियाज जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बता दूं, मैं कोई सरदार नहीं हूं, मैं सिपाही हूं असद साहब का, एक अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता हूं जो यकीनन असद साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप भले ही इस बात को ना माने, लेकिन जो एमआईएम के क्लोज सर्किट नेता है उनका कहना है कि आप वो प्रमुख रणनीतिकारों में से है जो उनके नेशनल प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्या ये सही नहीं है? स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे पार्टी के अध्यक्ष है, तो सबसे ज़्यादा वक्त मेरा उनके साथ गुजरता है दिल्ली के जब सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उस दौरान हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, प्लान आउट करते हैं कि कैसा रीच आउट किया जाए, कैसा पार्टी को बढ़ावा दिया जाए करके। तो स्वाभाविक है कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब चूंकि हम प्लान को डिस्कस कर रहे हैं तो आज के उनके एक बयान से शुरू करते हैं। उन्होंने आज कहा, रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहो। क्या ये बयान भी इसी प्लान का हिस्सा है? देखिए, एक अगर पदयात्रा जा रही है, एक बीफ शॉप नज़र आई है और उस दौरान उन्होंने अगर कुछ कह दिया है और उसका जिस तरीके से बवाल मचाया जा रहा है, उससे एक बात तो तय हो रही है कि मोदी साहब से ज़्यादा टीआरपी जो है वो असद साहब को मिलती है। मोदी साहब ने भी मच्छी, गोश्त, मटन ये वो के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन इतना ज़्यादा बवाल नहीं हुआ था जितना आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीफ के बयान के ऊपर किया जा रहा है करके। उसमें इलेक्शंस के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें सामने आती है, लेकिन एक पासिंग रेफरेंस था, समझ जाइएगा। एजेंडा वो नहीं है, आप ये एक समझ के ले लीजिएगा। एजेंडा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अगर कोई एक 4 टाइम MP अगर रहा है तो नेचुरल है कि मतलब लोग डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर उन्हें साथ देते हैं। आज डेवलपमेंट की बात होती तो ठीक होती, अगर बैरिस्टर स्तर का अगर एक नेता काटते रहो जैसा बयान देता है तो इस पर सवाल लाजमी है पूछना कि क्या वो उस कसाई भाई को प्रोत्साहन दे रहे थे या फिर मतदाताओं को उकसाने की कोशिश कर रहे थे? बीफ, मटन, फिश झाड़ पे उगते नहीं है, काटना ही पड़ता है उसमें। चाहे वो बीफ हो, मटन हो, फिश हो, चिकन हो, काटना ही पड़ता है उसके अंदर। अब अगर आप उसका तर्क ये लगाएंगे कि साहब उन्होंने बोले है कि बीफ, क्या ये सच्चाई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर जो पैसा कमाया है उसमें बीफ की एक कंपनी भी शामिल है करके उसमें? अब उसके ऊपर बवाल ही नहीं करे है कि जिस देश के अंदर ये लोग इतना बवाल करते हैं बीफ 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 बोल के, और बीफ की एक कंपनी उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए है तो खामोशी से नीचे से है तो एनवेलप खिसका देती है, तो वो सब जायज़ है, वो सब चल जाता है। लेकिन हमारे मुंह से बीफ क्या निकला तो हम तो इस मुल्क के सबसे बड़े क्या कहेंगे मुजरिम ठहराए जा रहे हैं कि आपके मुंह से बीफ कैसा निकला। बीफ को लेकर बवाल नहीं है, काटते रहो जो शब्द है। हाँ, तो क्या है, आप झाड़ पे उगता है क्या? बीफ के झाड़ पे उगता है, जमीन के अंदर खोद के निकाला जाता है बीफ। भाई जानवर है, जानवर को काटा जाता है। बकरे का मटन अगर खाना है तो बकरा काट के है, तो वहां पे लेकिन जो उनके विरोधी है वो कह रहे कि काटते रहो जैसा एक विरोधियां तो इंतजार में बैठे रहते हैं असद साहब कब कहाँ निकले हैं, असद साहब क्या बोल रहे हैं और उसमें से क्या निकालना चाहिए। जिनके पास फुट्टे ढोल जो होते हैं ना, जिनके पास कुछ रहता नहीं है तो वो बचने के लिए कुछ ना कुछ तो भी ढूंढते रहते हैं, तो अब उनको मिल गया ये है तो विरोधियां खेलते रहेंगे उसमें। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि असद साहब ने अगर टेक्निकली अगर देखा जाए या लॉ के हिसाब से, अगर कानून के हिसाब से, कहीं ये जुर्म में तो नहीं आता है कि उन्होंने कहा कि बीफ काटते रहो? भाई बीफ की दुकान है तो बाज़ाब्ता लाइसेंस्ड शॉप है। नेता की जुबान से कोई भी शब्द निकलता है तो सिर्फ उसके एक मायना नहीं हो सकता, और असदुद्दीन ओवैसी जैसा पढ़ा लिखा अगर नेता चुनावी मौसम में जब इस तरह का बयान देता है तो स्वाभाविक है उसके कई सारे मायने निकाले जाएंगे। उनके खिलाफ जो एक कैंडिडेट है जो मोहतरमा वहाँ पे हैदराबाद के अंदर खूब जा के है तो बवाल कर रही है, ऐसा यूं तीर से है तो मस्जिद की तरफ निशाना कर रही है, वो सब जायज़ है।
यानी कि उसका मतलब ये है कि हम तीर निकाल रहे हैं और हमारा निशाना जो उन्होंने है, माफी मांग ली है। उनका कहना था कि वो अधूरा वीडियो था जिसे वायरल किया गया, लेकिन किसी की भावनाएं आहत हुई तो उन्होंने माफी मांग ली है। हाँ, तो इसके अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए ना, इसके अंदर क्या गलत उन्होंने कहा है, मुझे ये बता दीजिए। कल हो सकता है कि असद साहब ये बोल डालेंगे कि नहीं भाई, बीफ अब काटो मत, झाड़ पे उगा दो, झाड़ के ऊपर आ जाए कभी। इसमें क्या गुनाह किए हैं, क्या जुर्म है, क्या मतलब आज पूरे इनके जितने भी भक्त हैं ये बैठ गए होंगे वकीलों के पास कि इसके ऊपर केस बनता है क्या, कुछ ना कुछ तो भी, कि बीफ काटो बोले उन्होंने। अरे भाई, बीफ है, कटेगा, बिकेगा, तो इसमें क्या है, मतलब व्हाट इज देयर, मतलब इतना हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, उनके एक और विरोधी है टी राजा, उनका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भारत माता की जय नहीं कहते। इस पर भी आपत्ति देखिए, बहुत छोटे मोटे बच्चों के ऊपर और ऐसे छोटे मोटे जो बहुत ही घटिया लेवल के जो नेता होते हैं उनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ उसके अंदर, और इनको मैं तो उस कैटेगरी के अंदर लेता हूँ। तो इस वजह से ये क्या बोलते हैं, क्या बकते हैं, क्या भोगते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका काम ही यही है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे नेता है जिनके गले में पट्टियाँ बांध के रखा जाता है, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये पट्टा छोड़ दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि जाओ जहाँ जाके भोग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं, करो ये काम करके। तो उसमें यही साहब है जिसका आप नाम जिक्र कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अपन वक्त ज़ाया ना करें। मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, उनके ऊपर वक्त ज़ाया ना करें। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात का सम्मान किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा इस बार का ये पहला चुनाव ऐसा है। इसके पहले जब भी चुनाव होता था तब कहा जाता था कि एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इस बार ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। क्या इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसके साथ एमआईएम की सेटिंग हो गई है, जिस वजह से विपक्ष जो है इस उनका जो परंपरागत ये जो बयान होता था हर चुनाव में कि एमआईएम बी टीम है, उसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये खुलासा कर डालूं कि देश के अंदर 543 सीटों के लिए इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए उसमें, ठीक है। 2019 की अगर हम बात करते हैं, जो पिछला इलेक्शन हुआ था, उसमें एमआईएम पार्टी ने कितने सीटें लड़ी थी देश भर के अंदर, कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा था कि एमआईएम लड़ रही है इतने सारे सीटें। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 543 में से एमआईएम ने महज 3 सीटें लड़ी थी। एक हैदराबाद में लड़ी थी, ओवैसी साहब जीत गए। ये नाचीज औरंगाबाद से लड़ा था, जीत गया। किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब लड़े थे, 3 लाख वोट से ज्यादा लेकर, वो दूसरे नंबर के ऊपर रहे थे। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर हम 3 सीटें लड़ते हैं तो किस बुनियाद के ऊपर आप ये कहते हैं या विपक्ष ये कहता है? असल में ये जब हारते हैं ना, विशेषकर कांग्रेस वाले तो ढूंढते रहते हैं यार किसके ऊपर ये ठिकड़ा फोड़ा जाए करके, उसमें तो उनकी पूरी टीम लग जाती है यार किसके ऊपर ठिकड़ा फोड़ा जाए। राहुल गांधी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने को है तो इसको किसी के ऊपर है तो ये बलि का बकरा बनाना चाहिए, तो उनको फिर है तो एक शेरवानी नजर आ जाती है। और उसके ऊपर कि इन्होंने लड़े 3 सीट तो हम हारे 100 सीट करके, इनका ये रोना रहता है करके उसमें। अब हम इस बार लड़ रहे हैं, कितना सीटें लड़ रहे हैं हम, हा? जो हमारी 3 जो सीटें थी वो 3 सीटें लड़ रहे हैं, और हम महाराष्ट्र के अंदर कुछ सीटें लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर है तो 4-6 महीने के बाद है तो विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है। मैं अपने वोटर को क्या बोलूं जो वहां पे पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा है कि नहीं भैया तुम जाओ और जाके है तो सेना को दे डालो, भाजपा को दे डालो, कांग्रेस को दे डालो, एनसीपी को दे डालो। मैं ये तो नहीं कहूँगा ना। तो जहाँ पर हमारे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है तो हम आगे है तो इसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे कुछ सीटें लड़ाएंगे। देखिए, ये आप कह रहे, लेकिन जो एक पैटर्न हमने देखा, इसके पहले आप कई जगह जहां पर आपकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, विधानसभा चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव, वहां पर आप कोशिश करते थे, एक फाइट देने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, सोलापुर में आपने कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों की तैयारी भी चल रही थी, असेसमेंट हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपने कहा कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह से महाराष्ट्र की कई और जगह है जहां पर आपका असेसमेंट चल रहा था, उम्मीदवारों की तलाश भी हो रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट जो है आप कह रहे कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो आमतौर पर वोटों का बंटवारा होता है उसे रोकने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत आप जो है एमआईएम जो है चुनाव नहीं लड़ रही है? देखिए, शोलापुर लड़ने का था, ये हमने तय किए थे, लेकिन हमारी शोलापुर की यूनिट जो है, शोलापुर की यूनिट हमारे वहाँ के सदर है फारूक शाब्दी साहब, उनसे हमारी चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ,
और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बहुत ही कट्टर किस्म का है करके, और जो कांग्रेस की कैंडिडेट है प्रणीति, उनके हक में लोग इस बार खड़े हुए हैं। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस बार अगर हमने वहाँ पे शोलापुर से ना लड़ाए और हम पूरी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर लड़े तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा करके। तो हम अपने जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनका राय मशवरा, क्योंकि आखिर में ग्राउंड के ऊपर उन्हीं को काम करना होता है उसमें। इसके अलावा हमने 2 कैंडिडेट्स का समर्थन किया है। अमरावती के अंदर हमने आनंदराज अंबेडकर साहब का समर्थन किया है, और अभी कुछ दिन पहले असद साहब आए थे, उन्होंने ये ऐलान किया है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि अकोला से बाला साहब अंबेडकर का आप समर्थन कर दे करके। और ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका हम समर्थन करना चाहते हैं, और यकीनन हम करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस पॉलिटिकल पार्टी से वो आते हैं करके। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हर नेता खराब नहीं होता है उसमें कुछ अच्छे लीडर्स भी होते हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर जलगांव से अगर उन्मेष पाटिल भारतीय जनता पार्टी का वो एमपी था, मेरे साथ में एमएलए भी था, एमपी भी था, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन उनके राजनीतिक आपस के झगड़े के अंदर उसका टिकट काट दिया गया, वो शिवसेना के अंदर चले गया। वो जब वहां से पार्टी छोड़ा तो मैंने उसको पर्सनली कॉल करा और मैंने कहा कि उन्मेष, तुझे जो मदद लगेगी वो मैं मदद देने के लिए तैयार हूं करके उसमें। तो बेसिकली ये है कि आप राजनीति के अंदर रहते हुए कई जगह के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है, इसको है तो हमने सपोर्ट करना चाहिए करके, वो अलग पार्टी के अंदर हो सकता है करके। तो हम ऐसे कुछ नाम, ये तो व्यक्तिगत रिश्तों की बात है, हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखते हैं। आप महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार में आपकी तरफ से कहा गया था कि हम वहां पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तैयारी कर रहे थे, असेसमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जो है किशनगंज की सीट है वहां से आप लड़ने वाले। ओवरऑल एक ऐसी कोई बात है क्या कि विपक्ष की तरफ से एमआईएम से मदद मांगी गई है? खुला मैदान छोड़ रहे हम। वो तमाम विपक्षी दल जो जरा सी हार के ऊपर है तो उंगलियां दिखाना शुरू करते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी की वजह से हुआ, ये एमआईएम की वजह से, हम खुला मैदान तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं। उसके अंदर 543 सीटें हैं ना, उसके अंदर हमारी जितने भी है 2, 5, 8, 10 जितने भी होंगे उतनी छोड़ दीजिएगा, उसके अंदर आपके लिए हम खुला मैदान छोड़ें। लेकिन अब जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा पूरी ताकत के साथ है तो हम महाराष्ट्र के अंदर मैदान के अंदर उतरेंगे, और उस वक्त आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, कोई रोते बैठना नहीं चाहिए कि तुम क्यों लड़ रहे हैं, तुम लड़े तो ये हो जाता है करके। अब हम नहीं लड़ रहे हैं, तुमको मौका दे रहे हैं, जिता सके तो जिताओ, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हो तो हराओ, पूरी ताकत लगाओ, देखें नतीजे क्या। इसका अर्थ ये समझा जाए कि विपक्ष का जो गठबंधन है उसको आप इनडायरेक्ट तरीके से मदद करें, या फिर उनकी तरफ से जो उनके जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से आप लोग से मदद मांगी गई है कि आप ना खड़े हो? साहब मैं आपको क्या बताऊं कि दिन में कितने ऐसे उम्मीदवारों के पर्सनली फोन आते हैं कि साहब आपका कैंडिडेट वहां पे नहीं है, आपके एमआईएम के लोगों को बोलिए ना हमारी मदद करने के लिए उसमें। तो इतने सारे कैंडिडेट जो है, लेकिन इनका अहंकार जो है, इनके नेताओं का जो अहंकार है कि अगर वो चाहे तो ओपनली असद साहब को फोन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब देखिए आप तो इतने सारे सीटें नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप कम से कम हमारे गठबंधन को, इंडिया अलायंस को आप मदद कर दे जहां जहां पर भी आपके उम्मीदवार नहीं है करके। लेकिन उनका अहंकार, उनकी अकड़ ये इजाजत नहीं देती है कि मैं कैसा बात करूंगा करके उसमें। तब हम हमारे लेवल के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। बट अगर उनकी तरफ से फोन आता है तो क्या असदुद्दीन ओवैसी तैयार है मदद करने के लिए? अरे हम तो उनके साथ जाने के लिए तैयार थे साहब, हम तो उनके साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने जैसा आपको बताया है ना, ये सब राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए, इनका नेता कोई तैयार नहीं होना चाहिए। वरना आज सोचिएगा वो मुसलमान जो इनके तलवे चाटते हुए इतने साल अपनी जिंदगी वहां पे गुजार दिया है, या तो शरद पवार के पीछे, या अजीत पवार के पीछे, या एकनाथ शिंदे साहब के पीछे, कांग्रेस के पीछे, शिवसेना के पीछे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनको एक मुस्लिम कैंडिडेट नजर नहीं आया, एक भी नहीं। यानी कि इसका मतलब यह है कि अरे तुम जाने कहां वाले हैं, तुमको गिर पड़ के हमको ही वोट देना है करके। तो ये जो मेंटालिटी, ये जो सोच इनके अंदर डेवलप हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे अपनी मुस्लिम लीडरशिप को ये सोचने की जरूरत है कि हम इनको क्यों एंटरटेन करें, कि जब तुम हमारी औकात ही, हैसियत ही हर 5 साल के बाद तुम दिखाते हैं उसके अंदर, तो हम तुम्हारे को जूती पे रखते हैं करके। ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। उनके नेता आए तो उनसे पूछना जरूरी है कि साहब 1 सीट 48 में से 1 सीट नहीं दे सकते हैं क्या, उनकी जिम्मेदारी नहीं है?
कि जिताना करके। कांग्रेस ने एक सीट अगर दे देती थी, एनसीपी दोनों मिला के अगर एक सीट अगर दे देती थी और ये बोले होते कि नहीं ये समाज हमारे साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है, हमको ये हमारी जिम्मेदारी है इनको चुनकर लाने की, लेकिन इनको कोई नजर नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिएगा कि इनके महफिलों की जब सजेंगी ना स्टेज, आज भी आज शरद पवार साहब आए थे, दाढ़ी वाले टोपी वाले बैठे हुए हैं उनके पीछे, कोई खड़ा हुआ है, कोई फोटो में आने के लिए मर रहा तड़प रहा उनके पीछे, कोई मुंडी निकाल के झांक रहा है उसके अंदर, मैं नेता हूं करके। अरे ऐसी लानत है ऐसी लीडरशिप के ऊपर। आज इम्तियाज जलील ने अपनी क़यादत खड़े की है ना, तो इम्तियाज जलील ये कहता है कि पवार साहब अगर तुम यहाँ पे बैठेंगे तुम्हारी बाजू वाली कुर्सी के ऊपर मैं बैठूंगा, राहुल गांधी अगर तुम वहाँ पे बैठेंगे तो तुम्हारी बाजू वाली कुर्सी के ऊपर मेरा कायद असदुद्दीन अवैसी बैठेगा करके। हमने ये सोच उनके ऊपर डेवलप करी है इसमें। लेकिन नहीं, मुसलमानों को बड़े खुश उसमें कि नहीं पवार साहब मेरे घर पे आ रहे, नहीं अजीत पवार साहब मेरे साथ फोटो खिंचाए हैं, मेरे पास रमजान इफ्तार में आ रहे हैं, मैं उनको खजूर खिलाऊंगा ऐसा, हाँ फिर ऐसा टोपी पहनाऊंगा, फिर फोटो ले ऐसा टोपी पहनाऊंगा, फिर क्या करूंगा, फोटो लेते ही है तो नेक्स्ट डे फोटो आ जाएंगी। और बस वो नेता जो है ना अगले 10 साल तक है तो बस उसी के अंदर खुश रहेगा, क्यों आए थे, मैंने खजूर खिलाया उनको, मैंने टोपी पिलाया उनको करके, बस इसी के अंदर इनकी सियासत चलती आई है करके। मैं बोला बंद करो ये, तुम एक दिन उनको टोपियां पहनाते कि 5 साल तुमको टोपियां पहनाते हुए घूमते हैं। देखिए ये चलिए आपकी बात है, आप लगातार इस मुद्दे को उठाते भी रहे कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए जो उनकी बात रख सके, लेकिन सभी समाज का होना चाहिए। बिल्कुल 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 सभी समाज का होना चाहिए। मैं अकेले मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हर वर्ग का आज होना मैं चाहिए। लोकसभा के अंदर ये बात उठाया था कि धनगर समाज का क्यों नहीं आप नेता तैयार करते हैं। धनगर समाज के वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हाँ? हर वक्त 5 साल के बाद आते हैं, उनको अभी सत्ता हमारी आने तो अब भी तुम्हारे को हम दे रहे हैं, अब भी तुम्हारे को ये कैटेगरी में डाल रहे हैं करके उसमें। हाँ? हर समाज का नेतृत्व होना चाहिए साहब, हर समाज का। हाँ? क्योंकि पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट की खूबसूरती है साहब वो ये है कि हमारे पास यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर जाति धर्म के लोग हैं इसके अंदर। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक मेंबर जाना चाहिए लोकसभा के अंदर, सरकारों की पार्टियों की जिम्मेदारी है कि साहब क्रिश्चियंस का, जैन समाज का होना चाहिए, हर वर्ग का होना चाहिए क्योंकि उस पार्लियामेंट के अंदर आपके देश के फैसले लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, हर किसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर मूल मुद्दे पे आता हूं, क्या विपक्ष के गठबंधन की तरफ से आप लोगों से मदद मांगी गई है? क्योंकि आप साफ साफ नहीं कह रहे, आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से वो कह रहे कि आप लोग जो है मदद करें, अपना जो जमीन पर आपका कैडर जिन जिन जगहों पर एक्टिव है वो आपके उनके सपोर्ट में, ताकि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में उनको मदद मिल सके। सर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा कि जब उनका उम्मीदवार या उसका बेटा दोस्त भांजा भतीजा है तो मेरे गेट के सामने नहीं खड़े रहते हैं करके। हाँ? और वो यही बोलते हैं कि इम्तियाज जी आप तो नहीं लड़ रहे हैं ना, हाँ? आप हमारी मदद कर दीजिए ना, वहाँ पे मदद कर दीजिए ना करके। हाँ? तो मैं उनको ये कहता हूँ, आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर है कि हमारे पास एक वोट बैंक है करके, लेकिन आप चाहते हैं कि हम फुकट में दे करके उसमें। हाँ ठीक है, तुमको चाहिए ना उसके अंदर। मैं उनके साथ सौदा करना चाहता हूँ असल में, और सौदा ये करना चाहता हूँ कि भाई महाराष्ट्र के अंदर हम कितने एक ही सीट लड़ रहे हैं। अगर तुम्हारी पूरी पार्टियां मिलके कम से कम ये फैसला करती कि हम अपने अलायंस के अंदर तीनों का 3-3 वाले हैं, तीनों एक दूसरे के कंधों के ऊपर है तो चढ़े हुए है उसमें, तो तीनों ने अगर अपनी अपनी पार्टी से एक सीट अगर निकाल के दे दिए होते हैं तो हम बाकी के है तो 40 सीटों के ऊपर इनको है तो पूरी तरीके से मदद करे होते 40 सीटों पर। देश भर में भी यही स्थिति है, ओवैसी जी को अप्रोच करते हैं। 100% क्यों नहीं करते हैं साहब। उनको भी मालूम है कि ओवैसी साहब को मानने वाला है एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है, वो आंख बंद करके ओवैसी साहब को, हाँ उन्होंने कहेंगे ओवैसी साहब ने ये पत्थर है इसको मार दो करके, उसके अंदर वो उफ नहीं करेंगे, जाके मार देंगे करके। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को अगर ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, हम कल के दिन ऐलान कर दें कि साहब नहीं वोट करिए किसी को भी, जाके नोटा के ऊपर मार के आओ करके। लेकिन हमारे को लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, हम भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होना चाहिए करके, लेकिन ऐसा वन साइडेड नहीं, मोहब्बत होगी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। बट आप लोग की कोशिश रहेगी कि वोटों का बंटवारा ना हो, जिस वजह से आप लोग सोलापुर या अन्य सीट जो है जहां पर आप लोग हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम हमारी जीत के लिए लड़ते हैं नहीं, जहां आप नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष बोलता है कि नहीं साहब इनके आने से है तो वोटों का बंटवारा हो जाता है करके, तो वो समझते हैं कि नहीं हमारी राजनीतिक पार्टी है,
मैंने और असदुद्दीन अवैसी साहब ने कोई ग्राउंड के ऊपर जाके गोटियां लेना और ऐसे गोटियां खेलते बैठना या गिल्ली डंडा खेलना जाके है तो ग्राउंड के ऊपर हमने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए करके उनकी एक्सपेक्टेशन ये है। हम बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम हमारी जीत के लिए है तो हम लड़ेंगे, हमारा बेस बढ़ाएंगे, उसके अंदर एक इलेक्शन के अंदर हारेंगे तो दूसरे इलेक्शन के अंदर हमको समझ में आएगा कि हमारी वीकनेस कहाँ पे थी करके उसमें। हो सकता है एक इलेक्शन, दो इलेक्शन, तीसरे इलेक्शन के अंदर हमको कामयाबी मिलेगी। चलिए ठीक, एक ये बात हो गया आपको। अब दूसरी एक बात, जिन मुद्दों को लेकर आप चलते हैं, अभी फिलहाल जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि बीजेपी के राष्ट्रीयत्व और हिंदुत्व की काट एमआईएम के पास क्या है? बीजेपी के पास क्या है ये बताइए ना, उसमें सिवाय झूठ जुमलेबाजी के अलावा क्या है, मतलब मुझे ये बताइएगा। एक उदाहरण देता हूं मैं उसमें। आज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए थे परभनी के अंदर और उन्होंने परभनी के अंदर है तो एक भाषण दिया कि हमने 4 लाख घर गरीबों को दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। मैं उनको पूछना चाहता हूं, बहुत दूर नहीं है परभनी, मराठवाड़ा का ही हिस्सा है, औरंगाबाद में एक भी घर क्यों नहीं बना है? एक, जबकि तुम्हारे 2 मंत्री है, यहाँ पे केंद्र के 2 मंत्री है, राज्य का 1 मंत्री है, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, राज्य में तुम्हारी सरकार है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे उसके अंदर कि 30 मार्च 2022 तक इस देश के अंदर हर बेघर को घर मिलेगा करके। उसमें झूठ है क्या नहीं है? अगर है तो चलिए अपन टॉर्च लेके निकलते हैं कि कहीं घर एक आध बना है। एक घर की बात कर रहा हूं मैं। 65,000 लोग आवेदन करके पिछले 7 सालों से जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे, अब बड़ी बड़े गप्पे मारने के लिए है तो कौन जाके गिन रहा है? आप जाके गिनिए है परभनी के अंदर 4 लाख घर कहां पे बनाए हैं करके उसमें। तो इनकी आदत यह हो गई है कि 40,000 बनाओ और 2-4 जीरो ऐड कर डालो उसमें, एक इलेक्शन निकल जाता है वो 2-3 जीरो ऐड करके उसमें, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर सवाल नहीं करने वाला। मैं तो ओपनली सवाल कर रहा हूं भाई कि आप एक घर बता दो, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, चलिए एक घर बता दीजिएगा। उनके दोनों मंत्री है ना, अभी मोदी जी ने उनको ऑर्डर करना चाहिए, जाओ ये एमआईएम का सांसद जो है ये मुझे चैलेंज किया है कि मैंने एक भी घर नहीं बनाया है और अगर तुम लोगों ने दिखा दे तो इम्तियाज जलील इलेक्शन नहीं लड़ेगा। चलिए उनके मंत्रियों से भी हम ये सवाल जरूर पूछेंगे। देश भर में एमआईएम किस तरह से बढ़ने वाली है, क्योंकि 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव है। ऐसे में आप लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे? विधानसभा चुनाव जरूर, आप महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर आप लड़े हैं। देश भर में कैसे आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसको लेकर क्या सोच है ओवैसी जी की? देखिए, एक मुसलमानों के अंदर एक वो तबका है जिनके अंदर कांग्रेसी खून भरा हुआ है, तो वो हर तरह की गुलामी करने के लिए तैयार है। तो उन्हें थोड़ा सा वक्त लग रहा है ये समझने के लिए कि यार वाकई में मेरे को ये पार्टी है तो सिर्फ उल्लू बनाने का काम कर रही है, मेरे से शतरंजियाँ उठाने का काम कर रही है। उनका नेता आ रहा है तो वो कुर्सी पे बैठ रहा है और मैं पीछे से मुंडी निकाल के है तो अपना नेता बनने का दावा कर रहा हूँ करके। उसमें हमारे में और उनमें ये फ़र्क है और हम उनको यही बता रहे हैं कि तुमको खुद को अपना नेता बनना पड़ेगा। उसमें हर शहर के अंदर तुम्हारी अपनी लीडरशिप तुम्हारे को खड़ी करनी पड़ेगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो तमाम तबकात, वो तमाम जात, धर्म, मजहब जिनका रिप्रेजेंटेशन, जिनकी नुमाइंदगी वहाँ पे ऐवानों में या पार्लियामेंट या असेंबलीज के अंदर नहीं होती है, उन सभी को हम कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको मौका देंगे। किन राज्यों पर आप जो है आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम काम करेंगे तो यहाँ पर मजलिस को कामयाबी मिल सकती है? हमने कुछ राज्य देखे, कौन कौन से राज्य? देखिए, अब मैं आपको इतना तो यकीन के साथ कहता हूँ और इंशाल्लाह आप जब 4 जून को नतीजे आएंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में उनके विपक्ष के लोग कहते थे कि ये एक ही एमपी है और जिंदगी भर ये एक ही एमपी रहेगी हैदराबाद के। हैदराबाद से औरंगाबाद आ गए तो 2 हो गए हैं, अब औरंगाबाद से किशनगंज आएंगे तो 3 हो जाएंगे। और जहां पर भी हम लड़ा रहे हैं तो हमको समझ में आएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत कहाँ पे है, हम कहाँ पे कमज़ोर है करके। और विधानसभा दूर नहीं है, पहले तो पूरा फोकस जो है वो महाराष्ट्र के ऊपर रहेगा। आपके ज़रिए मैं पूरे जितने भी मजलिस के कार्यकर्ता, नेता हैं उनको बोल दूंगा उसमें कि अभी लोकसभा के अंदर हम इलेक्शन नहीं लड़ा रहे हैं तो बहुत मायूस मत होइएगा, कमर कस लीजिएगा। उसमें पतंग वहाँ पे भी आने वाली ही है, पतंग वहाँ से भी उड़ाया जाएगा और उस वक्त कोई हम पर उंगली नहीं उठाएगा कि भैया आप क्यों आए लड़ने के लिए। तो मैं उनको बोलूँगा मैंने दिया था ना आपको चांस। तो चलिए ठीक है, आपने अपने लगातार औरंगाबाद का जिक्र कर, मैं आपके इस सीट को लेकर सवाल जानना चाहता हूँ।
अब चूंकि आपके खिलाफ संदीपान भुमरे शिवसेना की तरफ से हो गए हैं, दूसरी तरफ से चंद्रकांत खैरे हैं। पिछले बार तो कई लोग, पिछले चुनाव में तो मुकाबला और भी अलग था, इस बार थोड़ा सा अलग है। एक सवाल जो हम लगातार घूमते हैं, पिछले 3 सालों से सिर्फ एक नारा, 30 सालों से एक नारा, खान या फिर बांड, कौन जीतेगा? आखिर कब तक इस सीट पर, इस नारे पर चुनाव लड़े और जीते जाते रहेंगे? नहीं, बात नहीं, ये फैक्ट बताया है आपने, और मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सच्चाई बयान की है कि इस शहर का, इस जिले का इलेक्शन जब होता था तो कभी भी पानी के लिए नहीं हुआ है। इस वजह से आज शहर के अंदर है तो 8-8 दिन के बाद पानी आता है। यहाँ के रास्ते खराब थे तो रास्तों के लिए कभी इलेक्शन नहीं हुआ, अस्पताल के लिए नहीं हुआ, स्कूल के लिए नहीं हुआ है, एयरलाइन रोड कनेक्टिविटी के लिए नहीं हुआ। इलेक्शन आया कि मुझे मुसलमान और आपको हिंदू कर दिया जाता था। उसमें आपको ये कहा जाता था कि देखो अगर हमको नहीं दिए तो मुसलमान चुन के आ जाएगा, और मुसलमान चुन के आ गया तो बहुत बुरा होगा, इस शहर के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके। तो एक डर तैयार किया जाता था और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी। अब पिछले 5 सालों के अंदर जब मैं लोकसभा का सांसद बना हूँ तो इतना तो बदलाव आया है कि यहाँ का जो सांसद, मैं नाम के साथ कहता हूं, मेरे परम मित्र है, बहुत अच्छी शख्सियत है चंद्रकांत खैरे साहब की। ये अलग बात है कि पूर्व सांसद है। ये अलग बात है कि मेरा सूरत देखते ही उनका बीपीएस एकदम हाई हो जाता है कि ये कहां से आ गया है करके। ये इतना बदलाव हुआ है कि जो सांसद कभी मस्जिद की चौखट नहीं चढ़ता था, आज रमजान ईद के मौके के ऊपर वो ईदगाह में आके मुसलमानों को सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक कर रहा था। तो ये बदलाव किसकी वजह से हुआ? ये बदलाव इसकी वजह से हुआ कि उसने जब ये देखा कि यार ये मुसलमान एमपी होने के बावजूद ये शिव जयंती में भी नजर आता है, ये गणपति के अंदर जाके हिंदू भाइयों को बधाई देता है, ये क्रिसमस के टाइम पे क्रिश्चियंस को जाके बधाई देता है, ये महावीर जयंती के टाइम के ऊपर जैन लोगों को जाके बधाई देता है। तो ये अगर सबके पास जाता है तो सब लोग इससे ये करते हैं कि देखो ऐसा होना चाहिए नेता जो सभी जाति, धर्म और मजहब की इज्जत करे करके। तुमको कभी 30 साल में एहसास नहीं हुआ था कि शहर के अंदर मुसलमान भी है, ईद के मौके के ऊपर जाके उनको भी हमने मुबारकबाद देना चाहिए करके। इलेक्शन करीब आया तो चले गए वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम करके गले मिल रहे। बहुत अच्छा है, मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट इसको समझता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए हर शहर के अंदर। लेकिन ये जो बदलाव आप चंद्रकांत खैरे का जिक्र कर रहे हैं तो मातोश्री से आया, क्योंकि ठाकरे सेना की तरफ से कोशिश ये हो रही कि तमाम जो मुस्लिम मतदाता हैं, वर्ग है, उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस समय जो है मुस्लिम मतदाताओं का अगर कोई बहुत बड़ा उन्हें संभाल सकता है, जो उन्होंने अपनी छवि बना के रखी है, वो ठाकरे है। कांग्रेस अब मुकाबला नहीं कर सकती। ठाकरे जो है मुसलमानों को साथ दे सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की छवि जो है ठाकरे सेना की तरफ से बनाई जा रही है। लेकिन आपको एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए मुसलमान जो है वो बहुत ही सोच समझ के अब फैसले लेता है। अगर एक तरफ उद्धव ठाकरे साहब और चंद्रकांत खैरे साहब और उनके नेता हाउस में खड़े रह के अगर ये दावा करे कि हो हम ही बाबरी मस्जिद पाड़ ली, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की कुछ भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। जो हो गया है उसको बार बार अगर आप जिंदा रखेंगे और फिर इलेक्शन के वक्त में आके बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक करके उसमें, तो मुसलमान वो बात को भी याद करता है, वो बात को भूलता नहीं है उसमें। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको मुसलमानों को खरीद लेना है तो मुसलमानों के एजुकेशन के बारे में बात करिएगा, कि मुसलमानों के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करिएगा। क्या वजह है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जो है वो ऑटो रिक्शा चलाता है, ट्रक चलाता है, होटलों में काम करता है, उनके एजुकेशन के लिए आप बात करिएगा करके। अब आप आ ही चुके हैं ईदगाह तक, तो अब आप मुसलमानों के साथ एक मीटिंग लीजिए, उनको बोलिएगा कि भाई मैं आपके एजुकेशन के लिए इतने सारे स्कूल्स खोलूँगा, मैं आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेहनत करूँगा करके उसके अंदर। नहीं तो इलेक्शन आ गया, सलाम दुआ हो गई, ख़त्म हो गया, अपनी दुकानदारी चल गई, तो फिर वही अपने पुराने। ठाकरे तो कह रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदुत्व लोगों को काम देने वाला है, और यही बात हम मुस्लिम भाइयों को भी कह रहे हैं। अच्छा, देखेंगे अब घोड़ा मैदान सामने है, उसमें कितने लोग उनके इस बात के ऊपर आते हैं ये देखा जाएगा। वक्त बहुत दूर नहीं है, 4 जून के अंदर समझ में आएगा। बिल्कुल। एक और इसी पे एक सवाल मेरा है कि विपक्षी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो दौर बीत गया है, अब मुस्लिम मतदाता जो वो एक तरफा जो है वो विपक्ष को वोट देगा ताकि उनके वोटों में बंटवारा ना हो। मजलिस के झांसे में अब
मुस्लिम मतदाता जो है वो आने वाला नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, मुसलमानों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी दुकानदारियां चलाते हैं। जैसा उत्तर प्रदेश के अंदर जब मजलिस वहाँ पर गई थी तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे दुकानदार थे तो उन्होंने कहा नहीं समाजवादी नाम बताइए ना, पार्टी कौन दुकानदार है? अरे आपको वहाँ के यूपी के सभी लोगों को मालूम चलिए पड़ ठीक है। जाएगा। हाँ, कि वो दुकानदार जो है ना वो कैसे बयानात देते थे कि नहीं नहीं अपने को सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, समाजवादी पार्टी को वोट दे। और नतीजा क्या हुआ कि जब बुलडोज़र चलने लगे वहाँ पे मुसलमानों के घरों पे तो वो वहाँ से उत्तर प्रदेश से है तो हैदराबाद की तरफ देख रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब कहाँ बोलेंगे। और जो साहब वहाँ पे दुकानदारी चल रहे थे वो उस वक्त घर में छुप के बैठे हुए थे क्योंकि उनको मालूम था कि हमने गलत फैसला लिए है करके उसमें। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है ना इस मुल्क के अंदर अगर सबसे सेक्युलर कोई है, सबसे सेक्युलर है, तो वो मुसलमान है। अगर वो सेक्युलर नहीं रहता है तो हर इलेक्शन के अंदर वो जो मुसलमान खड़ा है उसके पीछे भागता, उसको वोट देता है। लेकिन मुसलमानों ने इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा और कई सारे नॉन मुस्लिम लोगों को जिताने के अंदर बहुत बड़ा योगदान अदा किया। लेकिन जब वो चुनकर आए तो मुसलमानों को बिल्कुल भुला दिया जाता है। अब तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जो है कई बार मतदाता चुनने में जो उम्मीदवार जीत कर आते हैं उसमें बड़ी भूमिका उनकी रही है। लेकिन मजलिस की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, मुस्लिम और दलित इनको आप हमेशा से आपके चुनाव में हम इनके मुद्दे जो है असदुद्दीन ओवैसी उठाते रहे अन्य मुद्दों के साथ साथ। लेकिन अगर आपको देश भर में एक्सपैंड होना है तो आपको सभी वर्गों को साथ लेना होगा, सभी की बात करनी होगी, क्योंकि एक छवि इस तरह से बनी हुई कि मुस्लिमों और दलितों के मुद्दे आप ज्यादा उठाते बजाय अन्य मुद्दों को लेकर। तो क्या आप लोग का ऐसा प्लान है कि सभी धर्म के लोगों को टिकट दिया जाए, जाति के लोगों को टिकट दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मजलिस पहुंच पाए? देखिए, अगर आप कुछ दिन पहले हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जब आए थे और ग्रामीण का दौरा जब कर रहे थे वो कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर के अंदर, तो आप उस स्टेज को अगर देखते थे तो पूरा भारत नजर आ रहा था। वहाँ पे धनगर समाज का नेता बैठा हुआ है, मराठा समाज का नेता बैठा हुआ है। आज से 10 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे। वो जब मुसलमानों को देखते थे एमआईएम पार्टी, वो समझते थे कि यार ये एमआईएम पार्टी क्या है, कैसी है करके। आज इतना परिवर्तन हुआ है कि आज उस स्टेज के ऊपर आके वो बैठ रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि यार इम्तियाज़ जलील के बारे में तो इतना हमारे को बताया गया था कि उन्हें चुन के आ गया तो ऐसा होगा वैसा होगा करके। लेकिन ये आदमी ने हमेशा अस्पताल बनाने की बात की, स्कूल बनाने की बात की है, रेल कनेक्टिविटी की बात की। कोशिश हो रही है, इसका अर्थ कोशिश हो रही है सभी वर्ग लोगों को समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, जो परिवर्तन हुआ है वो मुझे इस बात का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि इम्तियाज जलील ने कट्टर शिव सैनिक को मस्जिद तक पहुंचाने का काम किया है कि जा तू भी जा वहां पे खड़े रहे, मुसलमानों को मुबारकबाद दे। कल तुम्हारा त्योहार होगा कि इम्तियाज जलील भी वहां पर आता है। पिछले 10 सालों से लगातार जाता हूं मैं। गणपति का त्योहार हो, शिव जयंती हो, हर त्योहार के अंदर हम जाके, हर त्योहार के अंदर हम कभी भी इस बात का ये नहीं। और यही खूबसूरती है साहब, ये हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है जिसको हम बराबर बखूबी निभाते आए हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई आपके लिए आसान दिख नहीं रही है। पहले 4 जून को आपको मैं दावत दे रहा हूं। ठीक है, 4 जून के दिन आप जरूर आइएगा। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला हूं कि इस बार जो जुलूस निकलेगा, जीत का जश्न जो मनाया जाएगा, उसमें सिर्फ एक रंग नहीं होगा, उसमें हरा रंग होगा, तो उसमें नीला रंग भी होगा, उसमें भगवा रंग भी होगा, उसमें पीला रंग भी होगा, उसमें हर रंग है तो वहां पर उड़ाया जाएगा और उसका जश्न मनाया जाएगा। और ये मैं आपको दावत दे रहा हूं, इसलिए दावत दे रहा हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो इंशाल्लाह मेरे औरंगाबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, मेहनत करिए, एक बड़ा चुनाव है जिसका सामना आपको करना है। तो ये थे इम्तियाज जलील। इनका कहना है कि अब इम्तियाज जलील न सिर्फ इस औरंगाबाद में बल्कि उनके साथ साथ उनकी पूरी जो पार्टी है महाराष्ट्र के कई हिस्सों में चुनाव लड़ेगी। और इस बार कोशिश यही होगी कि जिस तरह से उनकी वजह से अन्य जो नेता है वो भी मस्जिदों तक आने लगे हैं, डेवलपमेंट मेन मुद्दा होना चाहिए, इस पर चुनाव लड़े जाना चाहिए। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, औरंगाबाद।